अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। हम अपने स्टूडियोज़ में बैठकर अक्सर ये सवाल करते हैं आखिर इस मुल्क का मसला क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि मसला है क्या। मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था कि मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान के ये तारीखी इंतखाबात थे। 8 फरवरी की रात को याद करें। 8 फरवरी की रात को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी। तैयारी हो रही थी कि विक्ट्री स्पीच की जाएगी और अचानक स्क्रीन्स के ऊपर रिजल्ट्स नमूदार होना शुरू हुए और ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन स्वीप करने जा रही है। चेहरों पर यासो हसरत, शर्मिंदगी के, परेशानी के आसार और फिर अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जाती उमरा चली गई। टेलीफोन बंद हो गए और साथ ही रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी थम गया। और फिर बहुत घंटों के बाद जिस वक्त टेलीफोन पर राबता हो सका मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, तो उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस नज़र आया और साथ ही इलेक्शंस रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ कहानी पेश करने लगे। 24 घंटे गुजरे, मियाँ साहब अचानक नमूदार हुए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के एक बालकनी पर और वहां पर उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की। उस विक्ट्री स्पीच में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन ज़रा अपने ये बात जहन में रखिए कि मियां साहब इससे पहले 4 साल लंदन गुजार कर आए थे। लंदन जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है और पाकिस्तान दुनिया की गालिबन चौथी या 5वीं बड़ी जमहूरियत। 4 साल मियाँ साहब ने लंदन में गुजारे। शॉपिंग करते हुए हमें नजर आए, हैरिड स्टोर पर नजर आए, वो हमें हाइड पार्क में वॉक करते हुए नजर आए, वो हमें कश्ती रानी करते हुए नजर आए, कॉफी शॉप्स पर नजर आए। ये सब कुछ हमने देखा। मार्बल आर्च के दफ्तर में खाने मंगवाए गए, साउथ हॉल से, वाइट चैपल से, जो देसी पकवान सेंटर्स हैं वहां से खाने मंगवाए गए। खाबे, खाने, जोहराने, असराने, इशाइये, इस्तकबालिये, ये सब कुछ होता रहा। मियाँ साहब वापस आ गए, लेकिन मियाँ साहब वो तौर और तरीका शायद नहीं ला सके जो जमहूरी रवैये होते हैं, जो जमहूरी मुआशरों में होता है। कल दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत बरतानिया के इंतखाबात थे और वहाँ पर रूलिंग पार्टी टोरीज शिकस्त खा गए। ऋषि सुनक ने कल एक खिताब किया और इस बदतरीन शिकस्त के ऊपर मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि जो नून लीग के स्टैंडर्ड्स भी थे उसमें 8 फरवरी के इलेक्शंस में इनके लोग तस्लीम करते हैं कि इनको शिकस्त हुई। जो तवक्को ये कर रहे थे रिजल्ट्स की वो नहीं आए, लेकिन 2 शिकस्त खुर्दा पार्टियों के सरबराहान के गुफ्तगू में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क जमहूरियत का है। हमने 9 फरवरी की रात को क्या कहा था और 4 जुलाई की रात को ऋषि सुनक ने क्या कहा, सुनिए। आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे बरतानवी वज़ीर आज़म घर चले गए। पार्टी की जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान में हारी हुई एक जमात ने कहा कि हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, हारी हुई दूसरी जमात ने कहा कि हम सदर बनाएंगे, फ़लाँ सूबा हम रखेंगे, फ़लाँ सूबे की गवर्नरी हमारे पास होनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई को सदर मुस्लिम लीग नवाज बन गए। पार्टी को वो रिजल्ट्स नहीं मिले 8 फरवरी को। अगर यही इलेक्शंस 2022 के जनवरी में होते तो शायद मुस्लिम लीग नवाज उस कमांडिंग पोजीशन में थी कि क्लीन स्वीप करती, सफाई हस्ती से मिटा देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक के बाद एक अपनी सियासी गलतियों से मुस्लिम लीग नून आज उस मकाम पर पहुंची है जहां पर
चंद साल पहले तक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी आज मकबूलियत के कम दर्जे पर नजर आती है, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मकबूलियत के कम तरीन दर्जे पे थी, आज अवाम में पजीराई लेती हुई नजर आती है। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह नजर आती है। आज पाकिस्तान के अवाम के हाथ में बिजली का बिल है, गरीब के झोंपड़े में भूख का नंगा रक्स है, और उसे नजर आता है कि हुक्मरान के महल में ऐश है और इशरत है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं आम शेख, ताल्लुक है मुस्लिम लीग नवाज से। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के जरिए, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमना हसन साहिबा, मुझे ये बताइए कि हारी हुई जमात वज़ीर आज़म, हारी हुई जमात सदर, हारी हुई जमात गवर्नर बना लेती है, और फिर इलेक्शंस करवाने वाला वज़ीर दाखिला बन जाता है, जो सबसे बड़े सूबे का कि जिसकी निगरानी में जो है वो इलेक्शंस हुए। ये दुनिया की किस जमहूरियत में होता है? और फिर फॉर्म 45-47 का झगड़ा, आपसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं, आप वो फॉर्म 45 भी प्रोड्यूस नहीं करते। थैंक यू वेरी मच ईसा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके इंट्रोडक्शन से तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब के बजाय। मैंने 2021 में आपको सबसे मकबूल जमात कहा, गलत फैसले आपने किए, मैंने नहीं किए। देखिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूं। आप इलेक्शंस करवाते, आप क्लीन स्वीप करते, तहरीक इंसाफ जीत ही ना पाती। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वी डोंट हैव टू, ये पार्टी के डिसीजंस होते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट पार्टीज डिसाइड इंटरनली ऑल्सो डेमोक्रेटिकली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। और ये जो आपने कहा हारी हुई जमात, मुझे नहीं पता कि आपका हारी हुई जमात का क्राइटेरिया क्या है। नो डाउट दैट PMLN हैज़ बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि क्लियर मेजॉरिटी पार्टीज़ को दी जाए। ये जमहूरियत का हुस्न यही है, जोड़ तोड़ होती है, आप कोलिशंस बनाते हैं। PTI ने भी जब हुकूमत बनाई थी तो उनकी भी क्लियर मेजॉरिटी थी, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ कोलिशन में ऐड किया था। और ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। ज़रूरी नहीं है अगर एक सीट वाला शख्स भी इफ़ ही कैन मैनेज कि वो अपने साथ और लोगों को मिलाए और नंबर्स पूरे कर ले तो वो भी गवर्नमेंट बना सकता है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दैट। बल्कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जिसको आप नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये ज़्यादा पॉजिटिव बात है। जो आपने मियाँ साहब की स्पीच सुनाई 8 फरवरी की रात की, उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि वो हर किसी के मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो शायद पहले PTI के लोग थे, फिर उसमें से कुछ एक्चुअल इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने उनको भी एक बहुत पॉजिटिव और ओपन इन्विटेशन दिया टू ज्वाइन to work for the betterment of the country, because that's the spirit of a true politician. आपने उन्हें अपनी जमात में भी शामिल किया, वो किसी और के नाम पर वोट लेकर आए थे। बिल्कुल डेमोक्रेसी, वो अपनी चॉइस से हमारी जमात में शामिल हुए। हमने उनको बिल्कुल भी कोई उनके सर के ऊपर बंदूक रख के नहीं किया, उनको किसी को जहाज नहीं भेजे कि वो जहाजों में भर भर के उनको लेकर आए। इफ सर्टन पीपल थिंक कि वो उन्होंने जब इलेक्शन रिजल्ट्स देखे और उनको लगा कि वो PMLN के विजन को सपोर्ट करना चाहते हैं, विद फ्री विल इफ दे जॉइंड अस, सो ऑब्वियसली फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री वी आर ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन। तो फ्री, आपको लगता है कि इन तमाम लोगों ने फ्री विल से आपको ज्वाइन किया और तहरीक इंसाफ को भी फ्री विल से छोड़ा? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने हमें फ्री विल से ज्वाइन किया है। और आप अगर उनकी देखें जो उन्होंने जब ज्वाइनिंग इवेंट्स हैं, जो मीटिंग्स हुई, उसमें वो पता चल रहा है। और ज़्यादातर लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बाय द वे मैं आपको ये बैकग्राउंड दे दूँ, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले भी PMLN से गए हुए थे छोड़कर, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी आकर ये कहा है कि जी हमें वापस ऐसा लग रहा है कि हम वापस अपने घर आ गए। सो आई थिंक पीपल मेक मिस्टेक्स लाइक दिस एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे केम बैक। सो दैट्स अजहर सदीक साहब, आप एग्री करते हैं कि नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी? आप एग्री करते हैं कि आपके जिन लोगों ने PTI को छोड़ा उन्होंने अपनी फ्री विल पे छोड़ा? आप एग्री करते हैं कि जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया उन्होंने अपनी फ्री विल पे ज्वाइन किया? शुक्रिया। देखिए इतना करे तो सह सके, झूठ कितना बोले जो अवाम कबूल कर सके। देखिए वजह क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है, ज़ियाउल्लाह के पाँव में पाँव रखकर के बाप, और हम देखते रहे हैं, हमेशा वही पालते रहे हैं और अभी भी वही पाल रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप रेफरेंडम करा लें, राय ले लें, हर कोई बता देगा। उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कह रहे हैं, बलूचिस्तान में कितनी सीटें जीत सके, सिंध में कितनी सीटें जीत सके। यार वो ख्याल करें यार, मजाक तो ना करें ना, कम से कम उसका जवाब ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में तो आप भी नहीं जीते ना। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा,
मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, मैं तो वोट बैंक की बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की 6ठे नंबर पर बड़ी सियासी जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो है ना जरीदे हैं, जरायद हैं, ये वो कहते हैं, अखबारों में छपा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है ना, अभी ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। क्या कहते थे आने से पहले, मैं 6 महीनों में इकोनॉमी खत्म कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, शहबाज शरीफ, मेरा नाम इमरान खान रख लीजिएगा। शहबाज शरीफ जब 2013 में आना था कि मेरे पास टीम ऐसी है, टीम ऐसी आएगी, आते ही मैं सारा को मेरे कुछ नहीं पड़ेगा। पर जैसे इक़्तिदार मिला, उन्हें हमें तो पता नहीं था कि हालात क्या है। 1985 से अब तक कई हालात, लोग तंग आ चुके हैं इनसे, इनके हीले बहानों में अब लोग नहीं आने वाले। वजह क्या है? कैसे इनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ देखिए ना, इनके दौर में क्या हुआ था, जीतने के बाद लोग लाए गए थे ना, जहां तो इलेक्शन ही लड़ने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई? देखें 2022। लेकिन देखिए अच्छा मुझे अजहर सिद्दीक साहब, इन लोगों का जो नुक्ता नजर है वो ये है कि आप 2024 में आके आप जमहूरी हो गए हैं, आप शोर मचा रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस के बाद जो जहाज उड़ाया था जहांगीर तरीन ने, वो किस तरीके से जस्टिफाइड था? आपके साथ लोग शामिल हुए, इनका एतराज ये है, आप इसका जवाब दें। देखिए हमने अगर जहाज उड़ाए थे ना, तो उस जहाज के पहिए एस्टैब्लिशमेंट के, नैब के और इनके नहीं थे, यहाँ ये एजेंसियों के पहिए नहीं थे। आपने देखा नहीं है कि अपना जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या डिटेंशन ऑर्डर इतने थे, 10,000 डिटेंशन ऑर्डर 2022 में, और इस वक्त 9 मई के बाद 4,770 डिटेंशन ऑर्डर हैं। फिर गिरफ्तारियां 10,000 से ज्यादा लोगों की है। फिर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस तरह इंटरव्यू हुए थे। आपको रह गया डाउट? इस तरह सहाफियों के साथ जो ज्यादती जुल्म हुआ है, अच्छा नहीं लगता। और इसका सबूत, अब सबसे बड़ा सबूत क्या है कि साइफर के जरिए उतारा गया इमरान खान को, वो आपने देख लिया कि कोई केस भी बनाया साइफर का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बाइडेन इंतजामिया की गलती को दुरुस्त करने के लिए पार्लियामान खड़ी हुई। उनकी पार्लियामान तमाम सियासी जमातों ने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन जाली है, इन्वेस्टिगेशन करें। 368 वोट मिले, तारीख में ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब को हमने लॉबियस्ट कर लिए थे। इमरान खान इतना ताकतवर आदमी है कि लॉबियस्ट करके वहां इतनी बड़ी करारदादें पास कर दी, तो फिर तो पांव पकड़ो उसके, वो तो छुड़ा तो सके नहीं इमरान खान को आपके सिस्टम से। फिर आगे चलते हैं, तो अपना इसके लिए 17 सफ़े अगर कोई पढ़ लेना, इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हुई है, तो वर्किंग पेपर है यूएनओ का, मैंने वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़ा, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी कल पढ़ा, पंजाब डेफिनेशन एक्ट के, और वहां जो कैबिनेट ने पाबंदियां लगाई थी वो बता रही है सारा क्या जुल्म हुआ, क्या ज्यादती हुई। बता दें इस तरह की कोई ज्यादतियां हुई। आपने सिस्टम देखा नहीं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गया और उसको सिस्टम लेकर गया। अब तो लेकर गए ना 50 रुपए के स्टैंप पेपर लेकर, और हमें कहता रहा कि वो डील के साथ वापस आएगा, और हमने देख लिया कि वो डील के साथ वापस आए, वो डील के जरिए इस मुल्क के वापस आए, आते ही रेड कार्पेट बिछ गया। नहीं, लेकिन अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अगर ये सवाल है कि अगर नवाज शरीफ डील के साथ गए थे, चलें इसके तो इस पे तो नून लीग के अपने अंदर से गवाहियां आ गई, लेकिन नवाज शरीफ डील से वापस आए तो उनकी डील ये तो नहीं हो सकती कि मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, फिर तो ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। डील तो इसका मतलब है कि पूरी नहीं हुई। वो क्या डील करके आए होंगे कि मैं जाती उम्रा में बैठूंगा? ना, मेरे प्रोग्राम देख ले, मैंने चैलेंज किए हुए हैं। मैंने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मैंने कहा था रिकॉर्ड उठाकर देख लें, अगर आएगा तो आ गए ना। और वजीर आजम नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं आपको। आप उसकी वजह देखे ना, ये तो बयानिया बनाया ना बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन सकता, क्यों नहीं बना? उसकी वजह क्या है? वो अपना एक्सेप्टेबल है शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को, और कमाल की बात है जो वोट को इज्जत का बयानिया लगाते थे, बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने। आज वो मरियम सफदर वजीर आला पंजाब बन गई है। आप यानी क्या रह गया? और डील क्या होती है? डील इससे बड़ी क्या है कि आपने जब वोट डाला वो वोट निकला नहीं, पूरे मीडिया ने दिखा दिया, हर एक ने दिखा दिया। फाफन की रिपोर्टें देख लें, 45-47 से भागते फिर रहे हैं कि जनाब हाईकोर्ट के जजेस की बजाय रिटायर्ड जजेस लगाए। मेरे से क्या क्या कहानियां सुनेंगे। वह शर्मिंदगी होती है मुझे कि नेशनल मीडिया में ये सारा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा चीजें नोट हो रही हैं। सही। अब मैं अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास भी आता हूं, मेरा ख्याल है कि आमना साहब आपकी बातों का जवाब भी देना चाह रही है, लेकिन जहांगीर जदून साहब, मैंने आगाज में, आई होप कि आपने उस तक ज्वाइन कर लिया था, मैंने आगाज में ऋषि सुनक ने जो कल स्पीच की है वो चलाई थी। कल उन्होंने टोरी पार्टी को जो शिकस्त हुई उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की क़यादत से अलहदगी इख्तियार की, पार्टी ओहदे से अलहदगी इख्तियार की, बरतानिया के अवाम से मुआफ़ी मांगी, उनके अवाम के फ़ैसले को रिस्पेक्ट करने का कहा,
और कहा कि हम अपनी गलतियों को दूर करेंगे, दोबारा आवाम के पास आएंगे। और जो उनकी स्पीच थी और जो 9 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की, आपको नहीं लगता कि मियां साहब अगर खुले दिल के साथ इस 9 फरवरी को गुफ्तगू करते तो शायद आज नून लीग अवाम में या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मजीद जो है वो उनकी मकबूलियत अवाम में शायद बढ़ जाती? बहुत शुक्रिया। देखें, आप जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसमें पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना ही बात करने का तो अच्छी है, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद जब हुकूमत उन्होंने की, उसके बाद जब छोड़ के गए, तो देखना इस पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज ने कब मतलब है अपनी किसी ने शिकस्त तस्लीम की है और जब कोई जीत गया है तो उसने अपनी जीत को, ये तो जो बंदा भी हारता है whoever किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो कहता है जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, और इनफैक्ट इलेक्शन फेयर होते भी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अगर किसी जगह पे फेयर हो गए तो हो गए, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपको पहले से पता होता है कि वो सर्वे के जरिए या परसेप्शन के जरिए नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस पार्टी को हुकूमत दे रही है, और वो पार्टी फिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है, वही उस तरह की लेन देन करते हैं। अब देखें ना, ये मतलब अब मैं 2018 की बात करूं, 2019 की बात करें, या मैं तो अब ये हमारी तो ये बहस हो रही है इन्होंने गलत काम किया है, हमने ये गलत काम किया, इन्होंने ज्यादा किया, इन्होंने थोड़ा किया। देखिए ये बात तो तकरीबन मुतफिका अलह है ना अब के 2024 काम नहीं करना चाहिए। जहांगीर जदून साहब बहस नहीं कर रहा जी, ये देखिए आप, हम कहते हैं जी उन्होंने भी केसेस बनाए, अब हम कहते हैं इन्होंने ज्यादा बना लिए। अब ये हमारी बहस है, वो भी जुल्म कर रहे थे, ये भी जुल्म कर रहे हैं, आने वाले भी जुल्म करेंगे। अब हमारा ये कि कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, हम ओवरऑल कंडेम करें कि जो पहले गलत काम था वो भी गलत था, जो अब हो रहा है वो भी गलत है, और आंदा कोई ऐसा काम लेकिन इस सारे साइकिल में आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून से हमें ज्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? उनके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ, वो पहली मर्तबा इस साइकिल में नहीं आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इक्तदार था, लेकिन नून लीग का तो एक बड़ा तजुर्बा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मर्तबा बनना चाह रहे थे वज़ीर आज़म। अगर आप इतने अरसे के बाद भी ये गलती करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ था तो हमने रिपीट करना, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि माजी में हमारे साथ हमने उस पर बात की कि ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या उस ज्यादती का नतीजा ये है कि आज आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ भी ज्यादती करें? देखिए, मैं आपने बात मुकम्मल नहीं करने दी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए गलती करना ठीक नहीं है, आप उसको करेक्ट करें कि ये देखें ना, जितनी भी पोलिटिकल पार्टी हैं उनको मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई बंदा, ये मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, देखें ना पार्टी का तो एक MNA, जब अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मीडिया पे बता रहा हूँ कि KP के अंदर नून लीग के MPA को कहा गया कि जी आपकी पार्टी, आप टिकट ना लें, हम आपको वजीर बना देंगे और फलाना बंदा जो है वो वज़ीर आला बन जाएगा, लेकिन वो काम सारा उल्टा हो गया है। ये मेरे पास मतलब इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। उन लोगों को, MPs को टिकट नहीं लेने की गया नून लीग का। आप कहते हैं नून लीग का, अब देखें ना, हर एक मैनेज जब चीजें होती हैं तो फिर उसमें पार्टी की अपनी भी जो सलाहियत है वो कमजोर होती जाती है। पार्टी की जो है अपने अंदर जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। अब देखें ना, आप मिसाल किसी भी पार्टी, चलिए इन्होंने आ गए इलेक्शन में आ गए, जो पार्टी पोजीशन में है वो कहती है हम एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करते, हम कहते हैं ताकत उनके पास है, उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, वही चला रहे हैं, हम उनसे बात करें। तो अब इसमें आप किसको आप ठहराएं कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? अब मैं कहता हूं जी हम सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं, सदीक अजहर साहब बैठे हुए कहते हैं जी हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ पे बिलीव करते हैं। वो भाई हम किस के पास जाएंगे, ये कौन बंदा ठीक है ये काम कर रहा है? उसके अंदर आप देखेंगे 2000 होगी। ये हाइब्रिड रिजीम जो है, ये हाइब्रिड निजाम जो है पाकिस्तान के अंदर अब भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी आती है, कभी बेसिक डेमोक्रेसी आती है, कभी हाइब्रिड रिजीम आता है, कभी एक नया जो है वो टेक्नोक्रेट आ जाते हैं। तो इस मुल्क के अंदर तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, बड़ी आगे जो नई नस्ल आ रही है, जो नौजवान नस्ल है, वो भी मतलब मायूस और नाउमीद हो रहे हैं कि ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है ना, जो पार्टी भी पावर में आती है कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल, लेकिन आज तो जहांगीर जदून साहब, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तान को 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ अथॉरिटेरियन रेजीम्स की फहरिस्त में डाल चुके हैं, और ये लो भी हमने देखा है गुज़श्ता तकरीबन 2 साल में कि पाकिस्तान को इतनी तनज़्ज़ुली 31 दिसंबर तक के वाक़यात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को अथॉरिटी में डाला है।
उससे पहले हम हाइब्रिड रजीम में थे, तो हाइब्रिड रजीम भी कोई फख्र की बात नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का दौर था, लेकिन अथॉरिटेरियन जाहिर है कि उससे भी नीचे का दर्जा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आमना हसन साहिबा जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा सफ़ा जो है वो लिखकर अपने सामने रख लिया है, आप दोनों साहिबान को जवाब देंगी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना हसन साहिबा, आपने अजहर सदीक साहब और जहांगीर जदून साहब की जब गुफ्तगू हो रही थी, आप लिखे जा रही थी, मैं देख रहा हूँ आपके सामने अब पूरा सफ़ा भर चुका है, फरमाएं। देखिए, मैं स्टार्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से करूँगी। कुछ अर्सा पहले अजहर सिद्दीक साहब के साथ इसी तरह एक और मुकालमा हुआ, जिसका मैंने आपसे शो से पहले भी जिक्र किया। तो उन्होंने कहा, बड़ी इस चीज़ पे बहस हुई, उन्होंने कहा जी मैं तो एक इंडिपेंडेंट लॉयर हूँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज वो यहाँ बैठ के पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जिस तरह की बातें की हमारे दोनों मौजूद गेस्ट ने, दोनों लॉयर्स हैं और मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत उनका अदब है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के सिर्फ अपनी पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए हम इस तरह की बातें करेंगे जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की डिग्निटी को और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाती है। को भी पीटीआई कह रही है? नहीं, मैं फिलहाल अजहर सिद्दीक साहब का जवाब दे रही हूँ, मैं उसके बाद ठीक है। मैंने कहा आपने दोनों की बात की ना, नहीं, मैंने कहा मैंने उन दोनों को बड़े गौर से सुना है। आई कम टू दैट एज वेल। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह होती है। जहाँ तक अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, अगर कोई गलती है, कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर हम एज अ पार्टी ऑल्सो हम लैक करते हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। पर पाकिस्तान की साख को हम इस तरह से नुकसान पहुँचाएं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं समझती हूँ कि सबको पता है कि क्या केसेस बनाए गए। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों पर केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे पोलिटिकल लोगों पर केसेस चल रहे हैं, बट उनमें से एक केस भी ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी में जबरदस्ती जो है वो कोकेन रख दी गई हो और उस पे एक फेक केस बना दिया गया हो। उसमें एक भी केस ऐसा नहीं है जो किसी, हालांकि पीटीआई के अपने लोग इकरार करते हैं कि वो गलत था। यस, आज इनके ऊपर जो केसेस हैं, अगर इनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, तो आई एम सॉरी टू से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में इंडल्ज करेगी तो मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी मानने से भी इनकार करती हूँ। मेरे लिए वो उतने ही टेररिस्ट हैं जितने एक्चुअल टेररिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान की यूथ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यूथ को ये सिखाना कि अपनी कौमी तनसीबात पर हमले करो, अपने मुखालिफ पार्टियों को गंदी ज़बान इस्तेमाल करो, औरतों का चादर चारदीवारी की इज़्ज़त पामाल करो। मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं से भी फ्यूचर और यूथ की बेहतरी के लिए है। और जितना ज़्यादा हमने देखा कि यूथ का जो बुरा हाल किया गया इनके वक्त में, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की बात की, बिल्कुल की, तो ये आप किस तरह की बात कर रही हैं? मैं इस तरह की बात कर रही हूँ, जिस तरह से मैं इस तरह की बात कर रही हूँ जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा के कमरे में अटैक किया गया कराची में, जिस तरह हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, जिस तरह उनके पास जेल में उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन 2022, 23, 24 के वाकयात भी में भी बड़े संगीन इल्जामात हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। देखिए, मैं इल्जामात के बारे में बात नहीं करी, मैं सीसीटीवी फुटेजेस आपके सामने डिस्प्ले कर सकता हूं, आप जरूर करें, लेकिन मैं इस वक्त उन चीजों की बात कर रही हूं जो पीटीआई के लोग जो उस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद थे वो खुद जिस चीज का इंकशाफ कर चुके कि हमने ये चीजें की, हमने गलत की। हमें बहुत सारे लोगों ने उन जमाने में नैब में से और जगहों पे से लोगों ने इवन रिजाइन भी किया, क्योंकि उनको जब गवर्नमेंट प्रेशराइज करती थी, देयर वर सम पीपल जिनका मॉरल स्टैचर ऐसा था कि उन्होंने रिजाइन किया। दूसरी बात की अजहर सिद्दीक साहब ने साइफर के बारे में कि जी एक साइफर की बेसिस पे इमरान खान साहब उस बात को खुद डिनाई कर चुके हैं। ही हैज़ हिमसेल्फ सेड कि जी कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, सारा जो है काम यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक जमहूरी तरीके से, अभी फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, एक जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया गया, उस पर वोटिंग, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है इस पूरे प्रोसेस में, कोई बैकडोर अम्ब्रेला मौजूद नहीं थी। ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, लॉबिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर किसी ने लॉबी किया, वोट्स इकट्ठे किए, पार्टी के कुछ लोगों को इस बात पे आमादा किया कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट दें, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में तो इवन लॉबिंग फर्म्स भी होती हैं, हमारे पास नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप लॉबिंग को अनकॉन्स्टिट्यूट। अगर इस पूरे प्रोसेस में who was lobbying for that vote of no confidence? ऑफ कोर्स पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जितने लोग पीडीएम का हिस्सा थे वो सब लॉबी कर रहे थे। आपके डिफरेंसेस जो हैं, ये जो पोल्स अपार्ट खड़ी हुई पार्टियां हैं जिनका ना मंशूर मिलता है, ना माजे मिलता है, ना सियासत मिलती है, ना सियासी नारा मिलता है, ना सियासी
सोच मिलती है, ना फिक्र मिलता है, ना नजरिया मिलता है। ये सब इकट्ठे हो गए, वन ये पेज पर सब आ गए मिलना क्योंकि जरूरी नून नहीं लीग है। लॉबिंग कर रही थी। देखिए ये So सब there was मिलना no जरूरी- one there was behind one that. point agenda. I'll be very clear about it. There was one point agenda at that time, and it was very clearly expressed as well by Maryam Nawaz Sahiba, by Bilawal Bhutto, by everyone कि जी हमारा one point agenda है, हम आपकी इलेक्शन जमात एक के दूसरे के ख्वाजा आसिफ खिलाफ। साहब कहते हैं कि उनको पैगाम पहुंचाया गया जनरल बाजवा ने थ्रू जनरल फैज हमीद, ये कहा कि आप पहले स्टेप में पंजाब ले लें, फिर आप मरकज़ ले लीजिएगा। आपकी जमात में रहने वाले मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो बता रहे हैं कि मियाँ साहब ने बैकडोर पे उनको एक्सटेंशंस ऑफर कर दी थी। आपकी जमात के शाहिद खाकान अब्बासी इंकशाफात कर रहे हैं। आपकी जमात के दीगर लोग बार बार आकर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर खुद इंकशाफ कर रहे हैं, और आप हमें कह रही हैं कि ये प्योरली जो सब कुछ था वो सामने था, और नून लीग शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ कर रहे थे। देखिए मैंने सिर्फ That's शहबाज शरीफ strange. साहब नहीं कहा, मैंने पीडीएम कहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने उन तमाम लोगों का नाम लिया इस वक्त पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। मेरे लिए ख्वाजा आसिफ बहुत साहब? काबिले नहीं, मैं शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर रही हूँ। ख्वाजा आसिफ मेरे तो लिए है ना बहुत हिस्सा। काबिले एहतराम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट मैंने पर्सनली नहीं सुनी है, बट इफ आई हियर आई विल डेफिनेटली गिव यू कमेंट ऑन दैट। मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है, लेकिन आखिर देयर आर रीजंस दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीएमएलएन टुडे। सही। इस मैं जो इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाह रही हूँ अजहर सिद्दीक साहब के लिए स्पेशली, मुझे उनसे जवाब भी लेना जरा क्विकली। मुझे एक जी, मिनट दीजिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में इफ देयर हैज बीन एनीथिंग दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट वाज आर्टिकल 5 जो कासिम सूरी साहब ने लगाया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू ये बात कहना Yes, चाहती हूँ and that was कि knocked down. अगर लॉ वो उसको knock down किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उसको knock बट down कर उनको दिया उसकी था। सजा भी मिलनी चाहिए। दैट वाज हाई ट्रीजन, दैट वाज एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपने लेनी थी ना। नहीं, मैं तो आपकी आपको गवर्नमेंट बन गई थी, आपने initiate करना था। गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, बट मैं आपको फैक्ट्स करेक्ट कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने गैर जमहूरी तरीका, तो आई एम जस्ट टेलिंग हिम द 9 कॉन्स्टिट्यूशनल मई नहीं प्रोसीजर। हुआ था, 2023 नहीं हुआ था, 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे। ये एक्शन तो मदाम आपने लेना था ना, आपकी नहीं, हुकूमत ने क्योंकि लेना था। हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना नहीं चाहते ना, लेकिन अगर हम नहीं करना उसको चाहते। करने पे आए तो तब अच्छा आर्टिकल ठीक 6 लगता ठीक है, उनके मुझे अजहर सिद्दीक साहब मुस्कुरा रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, योर टेक। यार मुझे जरा हंसको लेने दो यार, कम से कम यार। मैं किसी लगता है मैं कॉमेडी शो में बैठा हुआ था, मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार। मेरी बात सुने यार, खुदारा यार, पीर को पर नहीं लगे तो मुरीद लगा देते हैं। यानी रब को जान देनी है, उतना झूठ बोलना जो सह सके आप। मतलब सुन लीजिएगा आराम से, हमारी बहन है, दुख होता है इस बात पे। याद रखिएगा, जो सच का साथ देता है कामयाब वही होता है। और क्या कोई यानी ये हमें सिखाएंगी जमहूरियत क्या होती है, जिनको जमहूरियत के हिजे नहीं आते। यानी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई पिछले 2.5 सालों से, और क्या हुआ है। यानी ये बता रही है कि 9 मई का वाकया, लागत है उनके ऊपर जिन्होंने 9 मई का वाकया किया है। पर मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि पीएमएलएन थी उसके पीछे। मैं कह रहा हूं इनके कहने से फर्क पड़ता है। इनको जब अदालत में कोई आएगा, कोई अदालत डिक्लेयर करेगी, तब जाके बातें होगी। What an unfortunate way of talking. मतलब I haven't spoken like that so disrespectfully for a single second, ईसा। सुनता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई आज बात की। आप सुनते रहे अजहर सिद्दीक साहब, बट मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की, ना इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, ना इस तरह से आपको टारगेट किया, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, ना मेरी घर ने तरबियत ऐसी की, ना मेरी सियासी जमात ने मेरी ऐसी तरबियत की कि मैं लोगों के साथ इस तरीके से बात करूं। इतना झूठ बोलेंगी आप। अब मुझे बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा आप। आप पहले प्लीज तमीज से बात करना सीख लें, उसके बाद आप लोगों को एड्रेस करें। मुझे नहीं पता इन्होंने आपको कैसे बुलाया है नेशनल टेलीविजन पे। मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ किसी खातून को बिठाना भी जो है ना वो एक अजहर सिद्दीक साहब, प्लीज लुक एट हिज लैंग्वेज। अजहर सिद्दीक साहब, कमाल है यार। यानी देखे ना, एक आदमी झूठ बोल रहा है तो उसे झूठा ना क्या हूं, उसे मैं क्या कहूं। यानी अब जब मैंने कहा कि जनाब ये वाकया 9 मई का, नून लीग ने की, जो मिर्चें लगी हैं इनको। नहीं, मुझे इस बात पे मिर्चें नहीं लगी, मुझे आपकी जबान पे मिर्चें लगी हैं और वो लगेंगी। अजहर सिद्दीक साहब एक ठंडा गिलास पानी का पिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। आई विल कम बैक जी। मैं मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मुझे बड़ा अफसोस आया इस बात के ऊपर। उन्होंने यानी एक ही गो के अंदर इतना झूठ बोला है। चले बहरहाल मैं जवाब दे रहा हूं बारी बारी इनका। नहीं, उनको आपके कुछ कहने पे एतराज नहीं है। ये जिस तरह भी आपने कहा, वो कहती हैं ऐसे कह दें, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में आकर ना कहें। नहीं, मेरी आदत है ये, मैं क्या करूं। यानी अपनी आदतें ठीक करें या फिर टीवी पे आना बंद कर दे, बिकॉज़ दिस इज नॉट द वे टू स्पीक टू अ वुमन। आप एक दिन आ गई हैं टीवी पे, कितना टीवी पे आती हैं आप? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं,
आपसे अटेंडेंस लेके आऊंगी जी आइंदा से। लेट्स जस्ट अजहर सिद्दीक साहब, लेट्स नॉट गो नो नहीं ईसा, दिस इज नो आई दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज नॉट। नहीं दिस मैं मुझे आई हैव टू गो फॉर अ सीज फायर राइट नाउ। मुझे ब्रेक लेने दें। अजहर सिद्दीक साहब, मैंने सुना ना इनका, सुना है ना मैंने। अजहर सिद्दीक साहब एक मिनट मुझे ब्रेक पे जाने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आया। एज होस्ट ऑफ द शो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके ऊपर बात करूं। आमना शेख साहिबा जो हैं वो उठकर जा चुकी हैं स्टूडियो से, और हीट ऑफ द मोमेंट पे अक्सर ऐसा हो जाता है कि गेस्ट उलझ पड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी का ताल्लुक हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी सियासी जमात से, हमारे लिए तमाम गेस्ट जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। और ये गुफ्तगू जो है और मुबाहिसा जो है ये तहजीब के दायरे में ही सूट करता है। आमना साहिबा ने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने अजहर सिद्दीक साहब का नाम लेकर बात की थी। अजहर सिद्दीक साहब ने जिस टोन में बात की उनको ये लगा कि ये वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और वो इस वक्त शो से जा चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं चाहता था कि वो शो का हिस्सा रहती, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट योर आपकी गुफ्तगू जो है वो कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस हवाले से ज़रूर मैं चाहता हूं कि आप बोलिए कि जो आमना शेख साहिबा के साथ इंसिडेंट हुआ और उनको लगा कि आपने जो गुफ्तगू की ये तर्ज तखातुब ठीक नहीं था। आई वांट यू टू टॉक ऑन दैट। बड़ी सीधी सी है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने लोग हैं ना, वो अजमा बुखारी हों, आपको याद है आसमा शराजी भी, उनका मसला ये है कि वो इतना झूठ बोलती हैं। इतना आसमा शराजी का क्या ताल्लुक है नून लीग? आप देखें, अब आप मैं एक शो में बता रहा हूँ ना कि वहां, लेकिन वो नून लीग से नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, आप पानी पी लीजिए, वो शी इज अ बोनाफाइड जर्नलिस्ट। अच्छा सुन तो लो ना, वो मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ। आपको पता है कि अभी अजमा बुखारी ने हमारे जर्नलिस्ट के बारे में, सहाफियों के बारे में ट्वीट किया और लफ्ज जो इस्तेमाल किया, उनके डेफेमेशन की प्रोसीडिंग में नोटिस दे रहा हूं उनको, वो बहुत जल्द आ जाएगा। मैं अब इस बात के ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता। ऑन बिहाफ ऑफ डिबेट एट 8 और हमारी टीम की तरफ से आई अपोलोजाइज। ये जो मैं माजरत खा हूँ, जो वाक़या जो है वो स्क्रीन के ऊपर पेश आया वो किसी सूरत नहीं आना चाहिए था। अजहर सिद्दीक साहब, जो मामला है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो सस्पेंड कर दिए जो ट्रिब्यूनल्स थे और अब नए ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो डिसीजन है कि अब दोबारा से ट्रिब्यूनल्स बने, तो वो प्रोसीडिंग कहाँ से शुरू करेंगे? क्योंकि जस्टिस अनवार हुसैन ने जो मामला छोड़ा था कि 30 जुलाई को मरियम नवाज साहिबा के वकील जो हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 लेकर पेश हो, तो नया ट्रिब्यूनल जो भी बनता है वो 30 जुलाई को फॉर्म्स के साथ प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा या नए सिरे से होगा? अच्छा, पहले तो ये देखे ना, ये प्रोसीडिंग जो कि रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे तो अमूमन तो यही होता है कि प्रोसीडिंग वहीं से शुरू आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैं असल जो बात बताना चाहूँ ना, जिनकी तरफ मैं लेके आना चाहता था उनको, कि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। फॉर्म 47 और 45 में इनकी जान पड़ी हुई है, और अगर खुल गए, वो सबसे पहले जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास मामला आया और उन्होंने फॉर्म 45 और 47 जब असल मंगवा लिए, वो देना नहीं चाहते थे। फिर मैंने उसमें फोरेंसिक की बात मैंने बड़ी दफा की है, मैंने एक दफा नहीं बात की, और मैंने इंटरनेशनल फर्म से फोरेंसिक की बात की हुई है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और आपको पता है कि वो लाहौर में जब ट्राइब्यूनल बने तो लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब है ना, मलिक शहजाद साहब जब आए, तो ये इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वो तो ये समझ रहे कि इनकी रिश्तेदारियां जैसे शायद खान वासी खानदान से हैं, ये कोई कंप्रोमाइज हो जाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, 3 बड़ी बातें थी। एक, वो चाहते थे कि हाईकोर्ट के जजेस की लिस्ट जाए, उनमें इनकी मर्जी के नाम हो। फिर वो ट्राइब्यूनल जो है अपनी मर्जी के चाह रहे थे। फिर इस तरह की इस्तारा दहशतगर्दी की कोर्ट के और एंटी करप्शन अदालतों के जज अपनी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और 6 जज बना दिए, वो जो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस। अब देखा कि वो जजेस उनकी मर्जी के नहीं आए, मेरिट पे फैसला होना है। कहानी ये सारी यहीं से शुरू होती है, समझिएगा बात को। फिर क्या हुआ, जब वो ये सारा मामला चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा कि ट्रांसफर करने का मामला और बाकी सारे वो सेटिस्फाइड कर दिए, और वो बड़ी वजाहत के साथ फैसला आ गया। उसके बाद इन्होंने रात भर में एक ऑर्डिनेंस बना दिया रिटायर्ड जजेस पे लाने का। अब रिटायर्ड जजेस क्यों लाना चाहते थे? वो इसलिए लाना चाहते थे जाके लाहौर हाईकोर्ट के जजेस या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से ये मामले लेके अपनी मर्जी का फैसला ले जाया जाए। अजहर सिद्दीक साहब, जहांगीर जदून साहब के से जहांगीर जदून साहब, मुझे ये बताइए कि
फॉर्म 45-47, अब जमहूरियत की हम बात कर रहे थे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक का हमने स्टेटमेंट चलाया, जिस तरीके से वो अलहदा हो गए, ये साख जो है, ये क्रेडिबिलिटी, ये बड़ा मैटर करती है किसी भी हुकूमत के लिए। हक़ हुक्मरानी को एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप टफ डिसीजंस ले सकते हैं जब आवाम को एतबार हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो नून लीग है, किसी एक हल्के के फॉर्म 45 अभी तक सामने नहीं रखे उन्होंने, कि वो जिस तरीके से पीटीआई, चाहे वो पॉलिटिक्स, हो सकता है वो पॉलिटिक्स कर रही हो सकता है कि उनके फॉर्म टेम्पर्ड हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन नून लीग तो उस इशू को एड्रेस ही नहीं करना चाह रही। तो ये सिस्टम, ये लेजिटिमेसी का क्वेश्चन है, ये तो होवर करता रहेगा इस तरह। नहीं, अब किसी करने या न करने की बात तो नहीं है ना। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक केस लगा हुआ है तो वो तो फॉर्म चले महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो अगर एक ऑर्डर सस्टेन कर रहा है जी कि फॉर्म प्रोड्यूस करें, तो वो इलेक्शन कमीशन प्रोड्यूस कर देगा ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, वो तो डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, फॉर्म गुम नहीं जाते किधर भी, वो मौजूद हैं और फॉर्म जो है वो सामने आएंगे। तो जिसका भी जो डिस्प्यूट होगा, अगर पीटीआई का बंदा जीतता होगा तो ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया तो वो जीत जाएगा, अगर उनका केस कमजोर हुआ तो वो डिसमिस हो जाएगा। ये तो अब सब्जेक्ट मैटर है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने चाहिए। मैं तो पर्सनली इस फेवर लेकिन उस पर तो हमने देखा ना कि जो इस्लामाबाद में हुआ, जस्टिस जहांगीरी साहब ने जिस वक्त फॉर्म 45 का कहा कि प्रोड्यूस किए जाएं, तो नून लीग के लोग चले गए, उन्होंने कहा कि ये नेपोटिज्म है। आप एक मेरी बात सुन लेना जी। देखें, इसी चीफ जस्टिस पे पीटीआई के लोगों ने इतनी तनकीद की है और इतनी गलत कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की है चीफ जस्टिस। अब मेरा भी ओपिनियन हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी वो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो सकता है बाज़ केसों में वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन या इंडिपेंडेंट फैसला, ये मतलब एक वकीलों का ओपिनियन होता है कि ये जज बड़ा इंडिपेंडेंट है और ये, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो उसी को इंडिपेंडेंट कहती है जो उनकी फेवर में डिसीजन देता है। अब देखें, चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल किया और उसी चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन का जो ट्रांसफर का ऑर्डर था वो सस्पेंड किया, इन्होंने माना है, इन्होंने ये नहीं कहा है। अब देखें ना, जो एक तो आप या तो कह दें जी कि आपका जो फैसला आएगा चाहे हमारी फेवर में चाहे हमारे अगेंस्ट हो, हम नहीं एक्सेप्ट करते, या हम किसी बेंच का या किसी उसका हिस्सा जो है वो आपको नहीं मानते, ये इनकी बात नहीं है। जब ये समझते हैं कि ये मतलब है, ये पीटीआई भी करती है, बाकी पार्टियां भी करती हैं, ये नहीं कि बाकी जो है वो दूध के धुले हुए हैं और ये सारे काम करते हैं। अब पीटीआई का कोई अगर, और जो काम कराने वाले हैं वो सबको पता है। ये अब आपने देखा ना वो क्या जी, मरियम नवाज का दरवाजा किसने तोड़ा जी, वो सबको पता है किसने तोड़वाया, किसने तोड़ा था। वही माइंड सेट अब भी काम कर रहा है। ये सारी पार्टियां उसी माइंड सेट के साथ जो भी पर होती चलती हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता जी कि मैं बड़ा आगे तीसमर खान हूँ, मैं ये काम करूंगा, मैं ये नहीं करते। ये मतलब है सारी, आप एज ए होल आप देखें तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इस मामले में सब नंगे हैं, जो भी पर पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी कहते हैं कुर्सी के पीछे भागते हैं, उनको एस्टैब्लिशमेंट का साथ देना पड़ता है। एस्टैब्लिशमेंट फिर अपनी मर्जी से ही काम चलाती है, जिस तरह आप चला रहे हैं, 2018 में चला रहे थे, अब भी वही निज़ाम है। और जिन्होंने जितना स्पेस पीटीआई ने प्रोवाइड किया है ना एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की तारीख में तो नहीं हो, अभी तो वो स्पेस वापस नहीं लेना चाहेंगे। जो वो काम करते रहे, आपने सुना नहीं है टीवी के अंदर, आप ये अब एक अलग बहस खुल जाएगी कि पीटीआई ने किस हद तक स्पेस और फिर उसको कंसोलिडेट नून लीग। ऐसा एक मिनट में बात कंप्लीट करने दें। ये देखिए, मेरी और अजहर सिद्दीकी साहब की बात नहीं है, आपकी बात नहीं है। आप टीवी स्क्रीन के अंदर जो उनका लीडर कहता रहे उसकी बातें चलाएं, अभी जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें चलाएं। आप चला दें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम है जी, इनकी जी फाइलें करप्शन की पकड़ना, वो हमारे कान होते हैं, वो हमारा ये होता है, वो हमारा वो। सर, आई वुड लव टू डू दैट। वो पॉलिटिकल पार्टीज के टिकट भी जब आपकी मतलब है एजेंसियां देंगी तो फिर आपकी हुकूमत क्या आप कहेंगे कि क्या ट्रिब्यूनल, क्या इलेक्शन कमीशन। आपकी हुकूमत से लैक आई होप के इस हद तक तो होगी कि आप उन्हें कहें कि चलवाएं उनके बयानात, जिनके बयानात का आप तज़किरा कर रहे हैं। नहीं तो आप चैनल पे चलाएं ना, आप इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, आप चलाएं, तमाम के बयानात चलाएं। सर, एक है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो रेगुलेट करती है। आप चलें, मैं यहीं पे गुफ्तगू जो है वो उसको ख़त्म करता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो। जहांगीर जदून साहब, अजहर सिद्दीकी साहब और आमना हसन शेख साहबा हमारे साथ मौजूद थी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो आई वंस अगेन से कि कभी भी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता कि किसी भी पार्टिसिपेंट को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, और इट वाज हर विल और मैंने उसको रिस्पेक्ट किया। वो चाहती थी कि वो शो का हिस्सा मज़ीद ना रहें और उन्होंने जाना मुनासिब समझा। बट वंस अगेन ABN न्यूज़ की और हमारे शो की टीम की तरफ से मैं माजरत खा हूँ इस इंसिडेंट की वजह से जो पेश आया, नाखुशगवार वाक़या था, एंड दैट शुडंट हैपन। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।